में हम सर्वेंद्र के साथ ये चर्चा करते हैं कि चार्ट के नजरिए से मार्केट कैसा था। अब पिछले हफ्ते हमने देखा कि 9 दिन चले अढ़ाई कोर्स वाली बात हो गई, घूम फिर के मार्केट वहीं पे खड़ा है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आया नहीं। और जब भी मूवमेंट आया तो वो फिर से मतलब जीरो इन हो गया एक तरीके से। बिहार के चुनाव हो गए, जबरदस्त तरीके से एनडीए जीत के आई, फिर भी मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इन सब तमाम बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। सर्वेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत जिस तरह नमस्कार से हम नीरज जी। लोगों ने मार्केट के जो रुझान और ये सब दिख रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि मार्केट कहीं जाने के मूड में ही नहीं, वो वहीं खड़ा रहना चाहता है। ये क्या चल रहा है मार्केट में? जी बिल्कुल, आई थिंक जो ब्रेकआउट दिवाली के जो हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर अपने बाजारों में जब हम जो गए थे बाहर, फिर दिवाली के बाद से कुछ हो नहीं रहा है। मतलब दिवाली वाले हम्म। दिन जो हमने हाई रखा, उसके बाद से उस वीक में उसके बाद से उसके बहुत ज्यादा बाहर हम जा नहीं पा रहे हैं। तो अब 3 हफ्ते हो गए और नेट मूवमेंट ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। मतलब नीचे ऊपर बहुत हुआ, लेकिन नेट मूवमेंट अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा आप उन्हीं रेंजेस में हैं। और ब्रेकआउट करने के बाद आप जिसको हम बोलते हैं ना कि आप चल नहीं पाए, पुशिंग ऑफ, मतलब एक जगह से निकले तो फिर उधर ही खड़े हैं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली इसको हम चेस में बोलते हैं स्टेलमेट। तो स्टेलमेट हम्म। वाली सिचुएशन है बुल्स और बेयर्स में। और तकरीबन तकरीबन लास्ट वीक में आंकड़ा हमने बोला था 55-45 इन फेवर ऑफ बुल्स, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा सपोर्ट तो आया, थोड़ा बाजार चला, हम्म। बट उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं पकड़ पा रहा है। तो धीमे धीमे हम्म। स्थिति स्टेलमेट में जो है तब्दील होती जा रही है, ऐसा लग रहा है। चलिए एक एक चार्ट समझेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि यूएस मार्केट में भी जी काफी कुछ हुआ। और यूएस मार्केट की जो तबीयत थी वो भी गड़बड़ तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी। जी। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे जैसे काफी कुछ हुए हैं। तो आज मेरे को पहले डाउ जोन्स समझाइए, क्या यूएस मार्केट में माइकल बरी ने अपना फंड बंद कर दिया, पैसे आपके वापस कर देंगे, और तरह तरह की बातें चल रही हैं, टेक स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे। तो जरा समझाइए कि यूएस मार्केट की क्या तस्वीर है। देखिए, पहली बात तो माइकल बरी उस तरह का काम करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, जिगरा चाहिए। गलत सही वो गए, वो बात की बात है। लेकिन अपना फंड बेच के पैसा वापस कर देना और एक लेटर लिख देना लोगों को कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये एक बहुत काबिले तारीफ बात है। मतलब इतना 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 आपके पास साहस होना चाहिए कि आप ये कर सकें। तो बहुत सारे लोग चाहते होंगे ये करना, बट कर नहीं पाते हैं, तो उन्होंने कर दिया है। अब गलत सही हो जाएंगे वो बात की बात है, वो तो उनका ओनस है, उसका वो पूरा श्रेय भी लेंगे अगर सही गए, और गलत गए तो उसके लिए उनको फिर पिटाई भी होगी। बट हम्म। कहने का मतलब ये है कि मैं तो कहूंगा कि भाई हैट्स ऑफ, और इतना बड़ा कॉल लेने के लिए। क्योंकि हम भी हम्म। तो बात तो देखिए मोटा मोटी यही कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में रिस्क अब उतने अच्छे बचे नहीं हैं ग्लोबली। और अब आप ये देखिए डाउ का जो मैंने चार्ट, एक संकेतक चार्ट है कि भाई अगर आप इवन 2021 से देखें, जो ऊपर वाली एलओसी है, जो 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 लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर बेयर्स है ऊपर में, उस पर बार बार सेलिंग आती है। और लास्ट 3 हफ्ते से भी उस लाइन पे जब भी जाता है वहां पे सेलिंग आती है। क्यों आती है? कोइंसिडेंस लोग मतलब इसको एक कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई ना कोई इसको देख रहा है। कहीं ना कहीं हम्म। इन लेवल्स के आसपास, इन दायरों पे किसी की नजर है, और वो 48,400 48,450 के आसपास गया डाउ, और वहां से जो इमीडिएटली सेलिंग आई शार्प उस लाइन से, वो अपने आप में दर्शा रही है कि लाइन अपना काम कर रही है। फिर इवेंचुअली ये लाइन का ब्रेकआउट होगा या यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, वो बात की बात है। बट मेरे हिसाब से मेरी जो 2 एलओसीज मैंने बनाई है ग्रीन एरोज वाली, जहां पे ग्रीन एरोज हैं 2 और ऊपर जो रेड एरोज हैं, मुझे लगता है कि डाउ का दायरा अगला अगला 9 से 12 महीने इसके अंदर ही रहना चाहिए मोटा मोटी। तो विच मीन्स कि 48,500, बहुत ज्यादा उसके आसपास, उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा नहीं जा पाएंगे। चलिए राउंड फिगर 50,000 वहां दिख रहा है। अगर मैं राउंड फिगर 50,000 भी सोचूं, जो कि मैं सोच नहीं रहा हम्म। हूं, पर अगर सोचूं भी तो भाई ऊपर में आपके पास अपसाइड गया है, 1600 पॉइंट बची है। 48,400 तो आपने कर लिया था, 1600 पॉइंट की अपसाइड है। नीचे जहां पे एक्चुअली बुल्स के लिए एक सेफ एरिया है, वो लेवल सारे हम्म। 40,000 के आसपास आ रहे हैं राउंड फिगर। तो 50,000 से 40,000 का दायरा डाउ के लिए रहना चाहिए नेक्स्ट 9-12 महीने। मैं हमेशा बिल्कुल बोलता हूं मार्केट एकदम सिंपल है, ऊपर के दायरों में बेचने की कोशिश करें, और जब नीचे कभी आ जाए तो नीचे के दायरे में, उन दायरों में फिर आप लॉन्ग टर्म खरीदारी की भी मैं राय दूंगा, बिल्कुल दूंगा। बट फिलहाल वो अभी वो डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है। 40,000 डाउ बहुत दूर है यहाँ से, तकरीबन हम्म। 20% का गिरावट। तो अब देखिए हमने लास्ट हफ्ते क्या बोला था, एसीडब्ल्यूआई में हमने देखा था कि 20 से 25% की गिरावट 6-7 बार हुई है लास्ट कुछ सालों हम्म। में। उसी चीज को डाउ अब मैरी कर रहा है कि डाउ की रेंजेस में भी वही आप एक समीकरण बन रहा है कि अगर अटका तो 20% ढलक जाएगा नीचे, और आपको तकरीबन
40,000 के लेवल आते हुए दिख जाएंगे। तो आप वही एक 20-21% करीब आपकी यहाँ पे भी गिरावट के जोन खुलते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो मेरे लिए यहाँ पे भी नेक्स्ट 9 से 12 महीने का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अब फेवरेबल नहीं है डाउ में भी लॉन्ग खड़े रहने के लिए। तो माइकल बरी साहब को हैट्स तो ऑफ, अगर उनको रिस्क दे रहे दिख रहा है और वो बेच पाए, अगर 20% भी बचा लिया उन्होंने तो उनका फंड तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पैसे बचा लेंगे। तो पहले 50,000 की पहले 40,000 लोग ये पूछने लगते हैं। देखिए ये मैं तो कह रहा हूँ 50,000 मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट देखिए काफी सारे धाराओं को हम देखते, काफी सारे मेंटर्स को देखते हैं जिनको हम मिले नहीं लेकिन किताबें पढ़ी हैं, जिनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो जैसी लिवरमोर साहब बोलते थे कि भाई एक आदत होती है बाजार की राउंड फिगर की तरफ भागने की और एक लैंडमार्क बनाने की। तो अगर आपको केक काटना है, फुग्गे फुलाने हैं, तो फुला लीजिए 50,000 के, बट उससे बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? 1600 पॉइंट्स पॉसिबल ऑन द अपसाइड, 10,000 और 50,000 से भी 40,000 10,000 दूर है, 10,000 पॉइंट्स ऑन द पॉसिबल डाउन साइड। तो ये रिस्क रिवॉर्ड, मैंने क्या बोला कि व्यू कुछ भी हो, व्यू बहुत होगा कि 50,000 हो जाएगा, यहां से व्यू है चलिए मान लिया, लेकिन मैं कमाना क्या चाह रहा हूं और मेरे पास रिस्क क्या है, इन दोनों का समीकरण जब नहीं बैठा, इवन दो यू हैव अ व्यू, यू कैन नॉट ट्रेड दिस 50,000 मूव, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड से बहुत ज्यादा है इस समय। तो आप वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आप वो ध्यान रख सकते हैं कि हाँ 50,000 आएगा मैं देखूंगा, बट मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अगर यूएस ट्रेड करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अलाउड नहीं है, बट अगर करूं तो मैं ये रिवर्स ट्रेड नहीं कर पाऊंगा लॉन्ग साइड में। मैं यहाँ पे बेचने की ही कोशिश करूंगा, लेने की कोशिश नहीं। तो सरवेन जी, निफ्टी को लेकर के आपने लास्ट वीक में कहा था कि हम मान लेंगे कि मार्केट बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि उसने कंटिन्यूएशन में परफॉर्म नहीं किया और बार बार वो जाके रुक जाता है। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है आपसे कि एक तो बिहार इलेक्शन की वजह से बहुत लोग पूछ रहे थे, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि बिहार इलेक्शन कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर कंटिन्यू हो गई एनडीए जैसे भारी बहुमत से जीत के आ गए वो, तब भी मार्केट ने कल कोई जश्न नहीं मनाया। मतलब इतनी बड़ी जीत पे तो 500 पॉइंट चलना चाहिए निफ्टी, लेकिन निफ्टी नेगेटिव में था मोस्ट ऑफ द टाइम। बाद में जाके वो थोड़ा संभला। तो बिहार को अगर अलग हटा दें, इलेक्शन इवेंट हट गया, तो अब निफ्टी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या वो कर रहा है, क्या वो अटक गया है या वो एक जोश मारेगा 26,000 के ऊपर जाके क्लोज देने की? देखिए जब ये ब्रेकआउट हुए थे, रेंज के ब्रेकआउट हुए थे, तो हमने यही बोला था कि भाई 26,500 26,600 तक के टारगेट्स होने चाहिए। तो बड़े उम्मीद थी हमें कि दिवाली वाले वीक और उसके बाद जो मोमेंटम पकड़ा था उसमें अगले 1-2 हफ्ते में वो टारगेट्स अचीव हो जाएंगे और बाजार अपने एक लॉजिकल ब्रेकआउट की रेंजेस को कर लेगा। तो वो समीकरण तो बैठे नहीं, इन द सेंस कि बाजार दायरों में रह गया, बहुत ज्यादा इमीडिएटली चल नहीं पाया। बट ये भी हमने क्लियर कट बोला था कि 25,300 25,500 की रेंज है, और हमेशा हम ये मानते हैं कि आप एक रेंज, स्टॉप लॉस कोई मैजिक नंबर नहीं होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो जोन होते हैं वो कोई मैजिक लेवल नहीं होता है, एक दायरा होता है, आधे 1% का आप ले सकते हैं किसी भी चीज में, 0.5 to 1%। तो इस बार हमने कहा कि चलो अराउंड, क्योंकि बनी ही थी रेंज वैसी 25,300 25,500 के आसपास कई सारे इंपॉर्टेंट स्विंग्स रहे थे, तो हमने हमने कहा कि ये रेंज जो है ना अब इंपॉर्टेंट रहेगी। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल भी हमारी बहुत अच्छा काम कर गई इसमें, और लाइन ऑफ कंट्रोल से एग्जैक्टली आप देखें 25,300 से ही 25,314 आई थिंक स्पॉट में उससे ही बाजार पलटा और आपको 700 पॉइंट दे दिए। तो मैं तो ये बोलूंगा बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। जिसको लगा था कि बाजार का जिनके पास बिहार का थोड़ा क्लियर हैंडल था, आई थिंक वो स्मार्ट लोग घुसे, टाइमली घुसे, और वो 700 पॉइंट इन द मनी है अभी, क्योंकि 25,300 पे लिया, 26,000 चल रहा है मोटा मोटी, तो वो तकरीबन 700 पॉइंट इन द मनी है। और हमारी भी राय सुन के किसी ने नीचे लिया या पहले भी किसी ने लिया हो ब्रेकआउट में, तो उसके भी 100 200 300 पॉइंट बन रहे होंगे, या किसी के 600 पॉइंट भी बन रहे होंगे जिसने एकदम 25,300 के आसपास लिया है। तो मेरे लिए टाइम वाइज मेरा ट्रेड लॉन्ग साइड का पूरा हो चुका है। जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो 4-5 हफ्ते में काम हो जाना चाहिए था, तो नहीं हुआ। तो अगले हफ्ते मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग का हफ्ता रहेगा। 100 200 500 जितने पॉइंट बन रहे हो टुवर्ड्स मंडे ट्यूसडे देखिए कि अगर बाजार नहीं चल रहा और ऊपर के लेवल्स नहीं आ रहे हैं तो मैं 26,100 26,300 वाली रेंज में भी प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हूं। और फिर बाजार थोड़ा सा स्टेलमेट हो गया है अभी, क्योंकि 4-5 हफ्ते चला नहीं ब्रेकआउट के बाद, तो इट्स नाउ अ स्टेलमेट, ऑलमोस्ट अ बुल्स एंड बेयर्स का काइंड ऑफ पल्ला 50-50 यहां दिख रहा है। और बाजार अब थोड़ा सा मोमेंटम भी लूज कर रहा है, क्योंकि चला नहीं है 4-5 हफ्ते, तो मोमेंटम का भी लॉस है। तो मेरा तो थॉट ये है कि मेरा अगला हफ्ता प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, और किन्हीं कारणों से 26,500 26,600 पे लगा सेलिंग है तो शॉर्ट का भी व्यू बनाएंगे। अभी नहीं बनाया है, बट शॉर्ट का भी व्यू बनाएंगे, क्योंकि देखिए 4-5 हफ्ते हो गए, दूसरी तरफ का भी ट्रेड या दूसरी तरफ का भी रुझान एक बार देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सो नेक्स्ट वीक प्रॉफिट बुकिंग ऑफ दिस रेंज ब्रेकआउट, और बाकी लोग भी करेंगे ही, जिन्होंने बिहार इलेक्शन के लिए माल लिया होगा उस रिजल्ट के लिए, वो भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मंडे ट्यूसडे में रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
और हम भी अगला हफ्ता प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत पैसा बना है। ओके तो ये है निफ्टी का। अच्छा, इसका थोड़ा और बिग पिक्चर देखें तो जी। निफ्टी 500 ये भी लगभग वैसा ही चार्ट दिखा रहा है या इसमें कुछ वेरिएशन है? नहीं, बहुत बड़ा वेरिएशन है देखिए, इसीलिए मैं इसकी जो ग्रे वाला जो इसका रेंज है वो बना के छोड़ देता हूँ बार-बार, ताकि लोग इसको देखें। निफ्टी तो फिर भी थोड़ा बहुत चला, ये तो बिल्कुल ही नहीं चला। इसको तो कुछ करना था रेंज का टारगेट, वो तो इसने ये तो बिल्कुल ही नहीं चला, क्योंकि तकरीबन 22,400 से लेके 23,700 तक की रेंज थी यहाँ पे। तो एक 1300 पॉइंट का मूव आना चाहिए था, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं चला। मतलब ये तो इसने रेंज ब्रेकआउट 23,700 से करने के बाद अभी ये 23,830 ही है, 130 ही पॉइंट चला ये रेंज के आसपास भी नहीं जा पाया दिवाली में भी। तो इसमें तो टारगेट पेंडिंग थे, नहीं चल पाया। ये अपने आप में दर्शा रहा है, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि इंटरनली इंटरनली बाजार में थोड़ी वीकनेस है। मेरे हिसाब से इसमें कोई शक शुबा नहीं है। नहीं तो अब तक ये इतनी बड़ी रेंज के ब्रेक 26 हफ्ते का रेंज ब्रेकआउट आपने किया और आप 2 इंच भी नहीं चले, तो मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। जी। 2 इंच भी नहीं चले तो प्रॉब्लम है, और बिग पिक्चर मार्केट में दिख ही रही है कि ऊपर जाता फिर नीचे आता है। जी। हमने लास्ट वीक गोल्ड सिल्वर पे कोई डिस्कशन नहीं किया था, तो कई दर्शकों ने पूछा कि भाई इस बार आपने गोल्ड सिल्वर बात नहीं की। मैंने कहा कोई मूवमेंट ही नहीं था पूरे हफ्ते में, तो हम लोग बात क्या करते। और जो जी। पहले की कॉल थी वो इंटैक्ट थी। लेकिन लास्ट वीक हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ने मूवमेंट दिखाया। 4300 तक गोल्ड गया, फिर वहां से पलटा। सिल्वर ने तो बल्कि एकदम क्लोज पहुंच गया था 54 वाले लेवल के आसपास, वहां जी। से फिर लौटा है। तो दोनों चूंकि इस हफ्ते वोलेटाइल रहे, तो डिस्कस करें। अच्छा, लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हो रही, गोल्ड और सिल्वर पे बहुत दिलचस्पी है लोगों की। तो अब आप मुझे बताइए कि गोल्ड का चार्ट क्या कर रहा है। इसने एक झटका मारा तो ही ऊपर जाए, लेकिन वो फिर से नीचे आ गया। देखिए, मानवता की दिलचस्पी गोल्ड सिल्वर में आज से नहीं है, आई थिंक सदियों से है। कोई चीज जो सदियों से बनी हुई है और कभी बिगड़ती नहीं है और आज भी है, वो मेरे हिसाब से पैसे के मामले में गोल्ड और सिल्वर ही है। तो ये एक ऐसी चीज रही करेंसी, हर बहुत सारी करेंसी आई गई, बहुत सारी चीजें हुई दुनिया में, बट ये दो चीजें ऐसी हैं, किसी कारण से चलती हैं। इनको इसीलिए हार्ड मेटल्स या हार्ड कमोडिटीज बोला जाता है। इनका नाम ऐसे ही नहीं है। जो भी मेटल्स, इनफैक्ट कॉपर को भी आप बोलेंगे, दीज आर ऑल हार्ड कमोडिटीज। क्योंकि ये हार्ड वर्ड ऐसे ही नहीं आया है, ये क्योंकि ये एक्चुअली में रोकड़ा है। ठीक है तो ये समय के साथ चल रहे हैं, इसलिए दिलचस्पी बनी रहेगी और बनी रहनी भी चाहिए। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए समय समय पे आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों का चर्न आना चाहिए, कब इक्विटी में जाना है, कब कमोडिटी में जाना है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आई थिंक आप फार बेटर अल्फा जनरेट कर पाएंगे, प्योरली इक्विटी में रहने या प्योरली कमोडिटी में रहने से भी। दोनों को अगर आप अच्छे से मिश्रण करेंगे तो आपके रिटर्न्स काफी बढ़िया छूटेंगे। बनस्पत इसके कि खाली खाली आप एक ही का फंड बन जाए, या तो आप टोटली इक्विटी फंड बन जाए या आप टोटली कमोडिटी फंड बन जाए। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं दुनिया में, बट अगर आप थोड़ा मिश्रण रखते हैं, फ्लेक्सी रहते हैं, तो आई थिंक बहुत बढ़िया रिटर्न्स छूट सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर ने लास्ट 2 ढाई साल में इक्विटीज को आउट परफॉर्म किया है। अगर आपका यहाँ वेटेज ज्यादा रहता तो आपको अल्फा बनता। तो जिन्होंने वो किया उनका अल्फा बना, जिन्होंने नहीं किया वो अपना इक्विटी का रिटर्न कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। सो सिल्वर में देखिए, मेरे हिसाब से जो है, आई थिंक पहला चार्ट हमने सिल्वर लिया, गोल्ड लिया, हमने पहला चार्ट हमने गोल्ड लिया हुआ है। गोल्ड में देखिए ये हुआ है कि सिल्वर तो अपने ऑलमोस्ट हाई के पास पास गया, गोल्ड ने ऑलरेडी वीकनेस दिखा दी है। 4200 के बहुत ज्यादा ऊपर टिक नहीं पाया। और आप देखिए कि वीकली कैंडल में एक बड़ी सी शैडो बन गई। 2 हफ्ते पहले भी अगर आप देखेंगे तो दोनों कैंडल्स में बड़ी शैडोज रही ऊपर में। जब 4400 गया था तो भी वहां से सेलिंग आई थी। तो ये दर्शा रहा है कि गोल्ड उतना ऊपर नहीं जा पाया इस हफ्ते में जितना सिल्वर चला गया। सिल्वर ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के आया है, वो भी हम अगले चार्ट में देखेंगे। तो यहां पे हमें लगता है कि वीकनेस है। और हमने थीम वही है, देखिए रोज रोज थीम चेंज करके आपके पैसे नहीं बनेंगे। थीम यही है कि दोनों चीजें बहुत शानदार चली हैं, अपना रिकॉर्ड स्तरों में, रिकॉर्ड पेस पे चली हैं लास्ट कुछ महीनों में। गोल्ड भी 3300 वाला 4400 हुआ। इसके पहले भी जब 2500 वाला 3500 हुआ था, परसेंटेज गेन उतना ही था, उतने ही महीनों में था ऑलमोस्ट। तो उसके बाद वो 3-6 महीने सुस्ताया था। तो हम खाली यही बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं इन दोनों की स्टोरी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं ये गोल्ड सिल्वर की स्टोरी लॉन्ग टर्म खत्म नहीं हुई है। बट रिस्क रिवॉर्ड्स थोड़े से अब उतने फेवरेबल नहीं रह गए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कि आप नई खरीदारी करें। जिनके पास पुराना है और बहुत नीचे के भाव का है और वो बने रहना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बने रह सकते हैं। बट नया काम आप यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 से 6 महीने का एक टाइम टू प्राइस वाइज करेक्शन
मुझे लगता है गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में आ सकता है। तो थोड़ा यहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है, और नीचे के दायरों में अगर कहीं किसी कारणों से 3700-3750 के आसपास मिलता है तो उस समय रिस्क रिवॉर्ड बनेंगे, तब हम डेफिनेटली उसकी कवायद करेंगे। फिलहाल थॉट वही है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने में थोड़ा सा करेक्टिव फेज गोल्ड में रहना चाहिए। तो अब देखो सिल्वर ने जो आपको लिखना है, लिखा है आपने कि लाइकली डबल टॉप, और इसने ट्राई मारा, और बिल्कुल मतलब जो पिछली बार उसने हाई मारा था जी वहां पहुंचा, लेकिन उससे कुछ पैसे नीचे फिर नीचे जी गिर गया। तो ये जी जो डबल टॉप बनता है इसका क्या मतलब होता है? देखिए, डबल टॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैटर्न है, और कंफर्म थोड़ा वो होगा जब एक देखिए उसका जो नीचे का रेंज है वो तकरीबन 45-50 के पास है। मैंने बहुत देखिए कितना सीक्वेंशियल चार्ट बना है, देखिए थोड़े बहुत 8 आने रुपए के हमने पोएटिक लिबर्टी जिसको बोलते हैं ना, वो टेक्निकल में अलाउड है, थोड़ी सी पोएटिक लिबर्टी जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट, कि देखिए 35-50 के आसपास का पहला वो लेवल था। उसके बाद अब मैंने 29-50 का एक लेवल था, मैंने उसको 40 कर दिया, और फिर 45-50 का एक लेवल था, उसको मैंने 45-50 कर दिया। तो आप देखिए 35-40-45 ये सीढ़ियां रही हैं जिसको सिल्वर ने एक एक करके, जिसपे ये सिल्वर चढ़ा है। तो अब मेरे ख्याल से 45 वाली सीढ़ी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द मोस्ट इमीडिएट सपोर्ट। तो आई थिंक 54 से 45 की रेंज यहाँ रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से उसके बीच में ट्रेड करेगा। अगर 45 तोड़ देगा तो ये ऊपर का जो डबल टॉप है ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये तो अब एक इंपॉर्टेंट डबल टॉप लग गया, क्योंकि नीचे का स्विंग भी उसने तोड़ दिया। बट जब तक वो नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि जो टाइम वाइज करेक्शन सिल्वर में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी अब अपने तीसरे चौथे हफ्ते में है, और हम कह रहे हैं कि और 12-15 हफ्ते चल सकता है मिनिमम, और ज्यादा भी चल सकता है। बट 3 से 6 महीने अगर आप पकड़ के चलते हैं तो 1 महीने का तकरीबन हो चुका है, और 8-10 हफ्ते और ये चल सकता है। तो उसके लिए जो लाइकली रेंज मुझे लगती है वो अब लगती है कि 54 से 45 वाली सीढ़ी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सैकड़ा भी अच्छा है, राउंड नंबर भी है। मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा इमीडिएटली उसके नीचे जाएगा। उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस आएगी, उसके नीचे जाएगा तो और वीकनेस आएगी, नो डाउट। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 54 से 45 की रेंज रहेगी, 3 से 6 महीने इसमें पिसेगा, और फिर नए समीकरण बनेंगे, और जब वो बनेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड दायरे की उम्मीद है, और थोड़ी वीकनेस रहेगी, ऐसी उम्मीद है। ओके, तो वीकनेस रहेगी, रेंज बाउंड रहेगा, और एक बार ये दायरा टूटना चाहिए 45 से 54 के बीच वाला, जी तब जाके सिल्वर में एक नया पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, बहुत लोग आपकी सराहना कर रहे थे कि सिल्वर में आपने सुबह बता दिया था कि अभी प्रॉफिट बुक करो, तो जी लोगों ने उसका फायदा उठाया कि नहीं, सिल्वर लोगों के गिरा। प्यार का बहुत बहुत देखिए, लोगों के प्यार के लिए ही काम करते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हमको खुद तो काम करना अलाउड रहता नहीं है, क्योंकि 1000 कंप्लायंसेस रहते हैं। बट दूसरे और लोग भी इसमें अच्छे पैसे बना ले, यही उम्मीद रहती है कि भाई आप अगर अच्छे से ट्रेड कर लेंगे तो लाइफ में आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज योर फ्रीडम, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी 2 महीना 4 महीना एक किताब पढ़ के भी लोग गुरु बन के घूम रहे हैं, बट उन्होंने दुनिया देखी नहीं है। सो अब जैसे अभी आपने माइकल बरी साहब का एग्जांपल दिया था, आई थिंक वेटरन है बाजार के। आई थिंक 2008 में भी ऐसा ही कुछ उनका व्यू रहा था, और उस समय भी आई थिंक उन्होंने ऐसे एग्रेसिवली फंड के पैसे बुक करके या एग्रेसिवली बाजार बेच के और शॉर्ट भी किया था। आई थिंक उन्होंने जब शॉर्ट किया था वहां से उनको पैसे लगे भी। तो अपने हर ले बेच के जिम्मेदार आप खुद होते हैं। आप खाली गाइडेंस ढूंढते हैं बाहर, बट जो आप करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होती है। हम तो एक ब्रॉड आपको एक थॉट और थीम देते हैं, उसको कैसे अपने लिए इस्तेमाल करना है ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो अब सरवेन जी, टोटल मार्केट जो हमारा हमने देखा कि डाउ जोन्स में भी एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड जी फेवर में नहीं है, रिस्क ज्यादा है, जी रिवॉर्ड कम है। जी अपने मार्केट में हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है, लगातार कर रहा है, लेकिन चार्ट कुछ और कह रहा है। इसमें एक कैविएट मैं अपना दे दूं फंडामेंटल का, उसका चार्ट के आपसे कोई लेना देना नहीं है, कि अभी एक एक बड़ा मुद्दा फंसा हुआ है, ट्रेड डील वाला। जी अगर ट्रेड डील हो जाए, जो कि जी आज नहीं कल होगी ही, अब वो कब होगी इसकी एग्जैक्ट डेट हमको नहीं मालूम है, लेकिन मेरा जो अनुमान है, कोई सूचना नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 19 नवंबर के आसपास ये डील क्लोज हो जानी चाहिए। तो फिर मार्केट को एक बूस्ट मिल सकता है। फिर हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। ये मेरा अनुमान है, इसका चार्ट से कोई लेना, क्योंकि आप कहोगे कॉन्ट्राडिक्टरी बात आप क्यों कर रहे हो।
तो कॉन्ट्रडिक्टिव मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा इवेंट लाइंड अप है, वो इवेंट हमारे आपके सर्वे किसी कंट्रोल में नहीं है, और ट्रम्प साहब क्या करेंगे ये भी हमको नहीं पता है, तो हो सकता है वो उल्टा ही कर दें, तो यू नेवर नो। तो एक वो इवेंट बड़ा बचा, इसके अलावा कोई मुझे बड़ा इवेंट वैसा लग नहीं रहा, फिर सीधे फरवरी में बजट उजट वाला इवेंट होगा, तो देखते हैं कैसा प्ले करता है। लेकिन अगर इस इवेंट को छोड़ दो जो कि फंडामेंटल इवेंट है, तो नेट बाजार पे आप ये कह रहे हैं कि जरूरत सावधानी की ज्यादा है कि फ्री हो जाने की, सावधानी रखें क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए आप एक ग्लोबलाइज एनवायरनमेंट में हैं, अगर डाउ अपने 2-2.5-3 साल के माफ कीजिएगा 4 साल की एलओसी पे है, जहां पे अब बार बार सेलिंग आ रही है, तो क्योंकि वो लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है। देखिए बहुत जरूरी है समझना कि एक अप स्लोपिंग एलओसी में, एलओसी मैं बोलता हूं, बाकी लोग ट्रेंड लाइन, मतलब जो अच्छी लाइन होती है, जो अच्छी एक वैल्यू एरिया की एक लाइन होती है, वो अगर स्लोपिंग अप है तो उसमें हर हफ्ते 50-60 पॉइंट जुड़ रहे हैं, तो धीमे धीमे पिसते पिसते बाजार उस लाइन को पकड़ के चल सकता है। तो उसका ये मतलब नहीं है कल लोग शुरू हो जाए कि भाई नया हाई बन गया उस लाइन पे, क्योंकि 40-50 पॉइंट हर हफ्ते ऐड होंगे। तो जो आज लाइन वो 48,400-500 पे थी, वो कल सरक के 48,700, 48,900 और बाद में 39 वहां पे भी पहुंच सकती है। बट उसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि समीकरण चेंज हो गया। लार्जर रेंज वही रह रही है कि 50 से 40। मैंने लोगों को सिंपली समझाने के लिए रेंज दे दी डाउ की कि 50 से 40, 50 के बहुत ऊपर जा नहीं पाएगा और 40 की तरफ ढलक सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं इस पे हिंट कर रही है। ACWI जो हमने ऑल कंट्री ग्लोबल इंडेक्स दिया था, वहां पे भी वीकनेस है। डाउ अपनी एलओसी पे है। निफ्टी 500 चल नहीं पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, ब्रेकआउट करके भी। तो जब आप ये सारे चीजों का मिश्रण करके एक शांति से एक कप कॉफी के साथ बैठ के सोचते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई चल तो नहीं रहा है। आपका दिल बहुत बुलिश हो सकता है, आप, लेकिन दिमाग ये बता देगा आपको कि भाई मूवमेंट है नहीं, ट्रैक्शन है नहीं, और रिस्क यहां से बड़ा है। तो दिल से ना सोचें, पैसे के मामले में हमेशा दिमाग से सोचें, ये मैं बोलना चाहता हूं। और दिमाग तो मेरा यही बोल रहा है कि भाई ये ब्रेकआउट में मजा नहीं आ रहा है और स्टेलमेट होता जा रहा है। ऐसे सब समीकरणों में क्या होता है, बाजार पलट सकता है। और डाउ तो अपने एलओसी पे है ही, वहां तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ही नहीं है। मैं निफ्टी में एक बार 1000 पॉइंट मान भी लूं कि चलो और 500 पॉइंट चलना है, 26,500, 26,600 जाना है, बट डाउ में उतना जगह भी नहीं है मेरे हिसाब से। सो लेट्स सी, आई थिंक नेक्स्ट वीक इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी करने का डिसीजन, लॉन्ग से शॉर्ट जाने का या प्रॉफिट टेकिंग का तो डिसीजन ले लिया है, बट लॉन्ग से शॉर्ट जाने का डिसीजन नहीं लिया है अभी तक। तो वो अगले हफ्ते मोस्टली लेंगे या उसके अगले हफ्ते लेंगे। विल क्रॉस द ब्रिज, जब वो पड़ाव आएगा तब हम उसको क्रॉस करेंगे। पैसे के मामले में दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए हमने सरवेन जी वीकेंड में मेहनत करी और लोगों के लिए एक सीरीज है मेरी बुक रिव्यू की, TNS लाइब्रेरी एपिसोड 3, जो हमने शनिवार सुबह 8 बजे रिलीज की है, कि एआई के दौर में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे बनाए। ये मॉर्गन हाउसल की बड़ी मशहूर किताब है, बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी। तो हमने उसको थोड़ा और कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश की है, जो हमारी एक सीरीज चल रही है, 3rd बुक है ये। तो आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है कृपया उसको देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें कि पैसे का मनोविज्ञान क्या है और आज के दौर में क्यों है। क्योंकि बुक तो हो सकता है किसी ने पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। तो एआई के इस दौर में जहां इतनी अनसर्टेनिटी है, तो ये शो रिलीज हो चुका है, इसको आप देखिए। और उससे पहले हमने एक शो डाला था कि बॉन्ड मार्केट जो है, मेरे हिसाब से वो असली खिलाड़ी है पूरे मार्केट का। इक्विटी मार्केट उसकी मतलब क्या कहे, उसका बच्चा है वो। क्योंकि बॉन्ड मार्केट जब मूव होता है ना, तो वो रियल मूव होता है, वो नैरेटिव में मूव नहीं होता है। तो इसलिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल साइंसेस, वैसे बॉन्ड मार्केट इज फादर ऑफ ऑल मार्केट्स। वो कमोडिटी हो, इक्विटी हो, डेरिवेटिव्स को, कुछ भी हो, बॉन्ड मार्केट अगर आप समझ गए तो इक्विटी मार्केट आपके कब्जे में रहेगा। तो ये शो बहुत एजुकेशन वाला है, इसको जरूर देखिएगा। इसका नेक्स्ट शो हम आपको और बनाएंगे कि बॉन्ड, किसी ने कहा कि चार्ट नहीं दिखाया, चार्ट में अगले बार दिखाऊंगा, तैयारी चल रही है उसकी, कि बॉन्ड मार्केट जब इन्वर्ट हो जाती है, उलट जाती है, तब क्या होता है प्रूफ के साथ। मैं बिना प्रूफ के तो कोई बात ही नहीं करता। तो इस शो को जरूर देखिए, क्योंकि अगला शो आप तब समझ पाएंगे जब इसको आप समझ लेंगे। तो इसलिए हमने कहा दोनों शो आज मौका है तो टीज भी कर दें कि भैया देख लो। जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। लोग इक्विटी, मैं हमेशा अभी इस शो में भी मैंने यही बोला कि जब तक आप सारे एसेट क्लासेस में सीमलेसली इन एंड आउट नहीं हो सकते, इंडिया में तो देखिए बॉन्ड मार्केट आपको बहुत ज्यादा ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा रिटेल के लिए उसमें बहुत ज्यादा जगह नहीं है अभी तक। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप बॉन्ड इक्विटी कमोडिटी का साइकिल नहीं खेल सकते टाइम टू टाइम, देन यू आर, तब आप अपने पोर्टफोलियो या अपने पैसे के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे।
उसमें एकदम सिंपल फिगर दे देता हूं कि भाई बॉन्ड और करेंसी मार्केट का टर्नओवर इज इन ट्रिलियंस पर डे सपोज. गोल्ड आई थिंक ट्रेड्स अराउंड 200-250 बिलियन डॉलर्स पर डे. और एनएससी कितना ट्रेड करता है? 10-11 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है एनएससी का कैश में, जो बेसिक कैश मार्केट आपका है. तो परसेंटेज वाइज आप देखिए ना, ट्रिलियन से आप बिलियन, बिलियन से और कम बिलियन. तो इक्विटी मार्केट इज जस्ट 5-10% ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल स्पेस आई थिंक. और बाकी 90% तो आप, अगर आप खाली इक्विटी में रह गए तो आप 5-10% गेम में ही हो. 90% गेम आपने ना खेला है, और अगर खेला नहीं है तो आपको कभी समझेगा भी नहीं. तो 90% गेम से आप अगर बाहर हो, अगर आप खाली इक्विटी कर रहे हो, तो ये मैं लोगों को बिल्कुल पॉइंट आउट करना चाहता हूं यहाँ कि सब कुछ करना आना चाहिए. यू कांट स्टे आउट ऑफ 90 जस्ट टू बी इन 10. बिल्कुल. तो इसीलिए मैंने कहा कि ये शो भी देखिए और थोड़ा दिमाग और खोलने के लिए ये साइकोलॉजी की किताब भी पढ़िएगा. तो ये हमारा एक प्रॉमिस है कि पूरी किताब लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. 30 मिनट में हम उस किताब को बिल्कुल डिटेल में समराइज कर देते हैं. पढ़िए किताब, बहुत अच्छी बात है. समय नहीं है तो ये टीएनएस लाइब्रेरी के सदस्य बनिए. सदस्यता बिल्कुल फ्री है. खाली चैनल सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं करना आपको. एवरी फोर्टनाइट एक नई बुक आपके सामने पेश होती है. तो सर्वेन जी, बहुत मजा आया. बहुत ही शानदार चर्चा हम लोगों की रही. और अब अगले हफ्ते देखते हैं, क्योंकि अब तो सारे इवेंट निकल गए. अब इंतजार है वो घड़ी कब आएगी जब ट्रेड डील होगी, क्योंकि उसी पे सब निगाहें लगी हुई है. तो लेट्स सी. आई एम वेरी होपफुल कि 19-20 के आसपास ट्रेड डील हो जानी चाहिए. अगर हो गई तो मार्केट देखते हैं क्या रूप लेता है. बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेन जी, बहुत चर्चा अच्छी रही. नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से मिलेंगे और देखते हैं फिर मार्केट क्या करवट बदलता है.